Good morning to you all. सबसे पहले मैं उन लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा जिन्होंने 65वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा में सफलता हासिल की है। साथ ही उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि आज से अभी से आप इंटरव्यू के मोड में आ जाएं। मेरी जानकारी में आप में से अधिकांश लोग जिनका 65वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा में हुआ है, अब तक की जानकारी के हिसाब से वो पहले भी इंटरव्यू दे चुके हैं। या तो वे इंटरव्यू के हर्डल को क्रॉस करते हुए फाइनल सिलेक्शन के लिए संघर्षरत हैं, या फिर उनका सिलेक्शन हो चुका है और अब वे इम्प्रूवमेंट के लिए काम कर रहे हैं। दोनों ही स्थितियों में आपके पास इंटरव्यू का अनुभव है। आप इस मैराथन प्रोग्राम के जरिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिस मैराथन प्रोग्राम के माध्यम से एटलीस्ट अब तक हमने इकोनॉमी रिलेटेड करेंट को प्रॉपरली कवर किया है। साथ ही इंडियन इकोनॉमी और बिहार की इकोनॉमी की एक बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की दिशा में पहल की है। 1 से 2 दिनों के बाद हम इंडियन पॉलिटी सेक्शन को शुरू करने जा रहे हैं और इंडियन पॉलिटी सेक्शन में एक बार फिर से करेंट के कंटेक्स्ट में इंडियन पॉलिटी को करेंगे। तो आप इस चीज को समझें कि इंटरव्यू के लिए चीजें आपके लिए कंपैरेटिवली आसान हो रही हैं। आवश्यकता है इंटरव्यू के मोड में आने की, आवश्यकता है अनड्यू एक्सपेक्टेशन को झटकने की, आवश्यकता यह है कि पिछले इंटरव्यू के जो अनुभव रहे हैं उन अनुभवों के आलोक में 65th बीपीएससी इंटरव्यू जो कि जुलाई लास्ट से शुरू होने की संभावना है, उसके लिए अपने आप को कैसे बेहतर तरीके से तैयार किया जा सके। और अगर इसके कंटेक्स्ट में बात करूं तो दूसरी श्रेणी ऐसे लोगों की है जो पहली बार इंटरव्यू दे रहे होंगे। उन्हें मैं सजेस्ट करना चाहूंगा, आज शाम तक हमारे प्रोग्राम इंटरव्यू के फाइनलाइज हो जाएंगे। कल मोस्टली इंटरव्यू के इंट्रोडक्टरी क्लास रखे जाएंगे और इंटरव्यू प्रोग्राम की शुरुआत होगी। इसके कंटेक्स्ट में अगर मैं बात करूं तो ऐसे लोग जो पहली बार इंटरव्यू दे रहे हैं, हमारे YouTube चैनल पर चले जाएं। प्रीवियस इंटरव्यू सेशन के कई सारे वीडियोज मौजूद हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा उन वीडियोज से जरूर गुजरें, वो आपके लिए हेल्पफुल है। इंटरव्यू के संदर्भ में एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने में सहायक है। अब वापस मैं लौटता हूं उन लोगों की ओर जो कल बीपीएससी के द्वारा जो लिस्ट जारी की गई उसमें जगह नहीं बना पाए। मैं असफलता शब्द या असफल शब्द और
फेल्योर शब्द से परहेज करना चाहूंगा, क्योंकि मैं डिफ्रेंशिएट करता हूं नोट पास्ट और फेल के बीच। जगह नहीं बना पाने और फेल करने के बीच। सुबह से अभी तक जितने लोगों से मेरी बात हुई है, एक बड़ा कंसर्न इमर्ज किया है, और वह है टाइम मैनेजमेंट। और टाइम मैनेजमेंट की जो समस्या उभर करके आई है, तो इसका एक ओवरऑल कंटेक्स्ट है। और टाइम मैनेजमेंट की समस्या अगर उभर करके सामने आई है, तो इसका कंटेक्स्ट स्टैटिस्टिक्स से भी जाकर जुड़ता है। और थोड़ी सी मैं चर्चा करना चाहूंगा। सवाल यह उठता, टाइम मैनेजमेंट की समस्या उभर कर क्यों सामने आती है? आखिर टाइम मैनेजमेंट के फ्रंट पर बार बार आपको परेशानियों का सामना क्यों करना पड़ता? तो पहला रीजन जो है, मैं जिस चीज को आइडेंटिफाई करता हूं, अगर आप डिसिप्लिन्ड नहीं हैं तो टाइम मैनेजमेंट के फ्रंट पर समस्या आएगी ही आएगी। तो इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि सोचने से लेकर सोचने और लिखने तक खुद को अनुशासित किया जाए, खुद को अनुशासन के दायरे में बांधा जाए। अगर आप अनुशासित हैं तो समय प्रबंधन के स्तर पर जो चैलेंजेज इमर्ज कर रहे हैं, उस चैलेंजेज को आप बेटर तरीके से रिस्पॉन्ड करने की स्थिति में होंगे। दूसरी समस्या जो एग्जामिनेशन हॉल में टाइम मैनेजमेंट के फ्रंट पर आती है, नहीं, वह क्यों आती है? तो इसका दूसरा रीजन यह है कि तथ्यों के सापेक्षिक महत्व का तथ्यों के सापेक्षिक महत्व की जानकारी का अभाव। हमें यह नहीं पता होता, हम इस सेंस को डेवलप करने की कोशिश नहीं करते कि कौन सी चीजें अधिक महत्वपूर्ण हैं, कौन सी चीजें कम महत्वपूर्ण हैं। और अगर यह सेंस डेवलप नहीं है तो ऐसी स्थिति में टाइम मैनेजमेंट के स्तर पर समस्या आनी ही आनी है, क्योंकि आपको यह पता नहीं होगा कि किसी प्रश्न को पहले प्रश्न के रूप में लिख रहे हैं तो वहां पर, और अंतिम प्रश्न के रूप में किसी प्रश्न को लिख रहे हैं तो दोनों में एक फर्क होगा। क्योंकि सामान्यतः पहले प्रश्न में हम स्टार्ट ले रहे होते हैं, इसलिए स्पीड हमारा स्लो होता है, इसलिए पहले प्रश्न में अपेक्षाकृत अधिक समय लगता है। और जब अंतिम प्रश्न हम लिख रहे होते तो वहां पर स्पीड हमारा ऑप्टिमम लेवल पर होता है, और इसलिए कम समय में हम अधिक लिखने की स्थिति में होते। और कई बार यह समस्या उभर करके सामने आती कि टाइम के शॉर्टेज के कारण अंतिम प्रश्न के लिए आधे घंटे की बजाय अंतिम प्रश्न के लिए, जैसे जीएस के कंटेक्स्ट में बात करूं तो 20-22 मिनट का समय आपके पास हर प्रश्न के लिए होता, तो पता चला 20-22 मिनट का समय ना होकर के अंतिम प्रश्न के लिए आपके पास 10 से 12 मिनट का समय है।
और अगर 10 से 12 मिनट का समय है, लास्ट क्वेश्चन को उसी 10 से 12 मिनट में रिस्पॉन्ड करना है, तो तीन पेपर के लास्ट क्वेश्चन को आप ले ले। जीएस के कंटेक्स्ट में बात करूं तो तीनों पेपर में एक एक क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन होगा, तो 38 दूना 76, 76 और ऑप्शनल के क्वेश्चन 50 मार्क्स के, 126 मार्क्स के क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन के रूप में आप लिख रहे हैं। और 126 मार्क्स के क्वेश्चन जीएस और ऑप्शनल में जो लास्ट क्वेश्चन के रूप में लिख रहे हैं, अगर यह सेंस डेवलप नहीं है कि तथ्यों का रिलेटिव इंपॉर्टेंस क्या है, कौन सी चीजें अधिक महत्वपूर्ण है, कौन सी चीजें कम महत्वपूर्ण है, यह सेंस डेवलप नहीं है, तो उसी स्थिति में उन प्रश्नों को 10 मिनट, 12 मिनट या 15 मिनट में समेटना आपके लिए मुश्किल होगा। अगर यह सेंस डेवलप है तो जो चीजें अधिक महत्वपूर्ण हैं उनको फोकस करेंगे, जो चीजें कम महत्वपूर्ण हैं उनको इंडिकेटिव लिखेंगे, और जो चीजें उससे भी कम महत्वपूर्ण हैं उनको हम छोड़ देंगे। तो इस सेंस को डेवलप करने की जरूरत है। तीसरी चीज जो यहां पर इमर्ज करती हुई आती कि अगर टाइम मैनेजमेंट की समस्या आती है तो उसमें एक महत्वपूर्ण कारण होता है परफेक्शनिस्ट ओरिएंटेशन। उसका कारण बनकर के आता है कंफर्ट जोन में खुद को नियंत्रित ना कर पाना। अब इस चीज को समझे, एग्जामिनेशन हॉल में जो प्रश्न हमारे सामने होते, सारे प्रश्नों पर हमारी एक समान पकड़ नहीं होती। तो जिन प्रश्नों पर हमारी बेहतर पकड़ होती है, तो उन प्रश्नों के में हम क्या करते हैं, हमारी कोशिश होती है कि जितनी हमारी जानकारियां हैं सब कुछ प्रश्न में डाल दें। आपको लगता है अगर आप सब कुछ लिख देंगे तो आपको बहुत बेहतर अंक मिलेंगे। और दूसरा, जो हमारा कंफर्ट जोन होता, साइकोलॉजी हमारी है कि कंफर्ट जोन जहां होता वहां पर फैलने की प्रवृत्ति होती है, और जो अनकंफर्ट जोन होता वहां से बच के निकलने की प्रवृत्ति होती है। यह साइकोलॉजिकल फेनोमेनन है। डिसिप्लिन के जरिए हम इसी साइकोलॉजी को चेक करने की कोशिश करते हैं। यहां पर हमें इस बात को समझना होगा कि अगर हम संतुलन बना करके नहीं चलते, अगर प्रभावी समय प्रबंधन नहीं करते, तो उसी स्थिति में कहीं पर फैलने या कहीं पर ज्यादा बेहतर लिखने से जो हम जितना लाभ हमें मिलेगा, उससे ज्यादा हमें घाटा होने जा रहा है, कहीं पर एप्रोप्रिएट टाइम नहीं देने के कारण, कहीं पर एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स नहीं देने के कारण। तो पहली चीज जो मैं कहूंगा, नंबर 1, खुद को अनुशासित करें। नंबर 2 जो मैं कहना चाहूंगा, उस सेंस को डेवलप करें जो सेंस तथ्यों के रिलेटिव इंपॉर्टेंस से संबंधित है, ताकि किन चीजों को विस्तार में लिखना है, किन चीजों पर इंडिकेटिव होना है और किन चीजों को छोड़ना है, टाइम एंड स्पेस के हिसाब से इसको जज कर पाने की स्थिति में आप रहें। बिना इस सेंस के डेवलप किए यह जजमेंट संभव नहीं होगा। तीसरी चीज, परफेक्शन की चाह छोड़ दें। परफेक्शन की चाह रखेंगे, परेशानियां आपकी बढ़ेंगी।
हमेशा इस बात को आप ध्यान रखें, अगर शुरू से अंत तक आपने एवरेज को मेंटेन कर लिया तो आप एबव एवरेज की स्थिति में होंगे। अगर एवरेज भी मेंटेन कर लिया और अगर उस एवरेज को मेंटेन करने के साथ अगर 8 प्रश्नों में 2 से 3 प्रश्नों में थोड़ा सा बेहतर आपने किया तो आप बहुत बेहतर की स्थिति में होंगे। इस चीज को समझने की जरूरत है। तीसरी बात, इस चीज को समझने की जरूरत है कि किसी भी प्रश्न के लिए मार्क्स निर्धारित, ऐसा नहीं है कि 3 घंटे तक एक प्रश्न को लिखते रहे आप तो 38 नंबर में आपको 37 मिल जाएगा स्टेट पार्ट को छोड़ देता, या ऑप्शनल में 50 में आपको 50 मिल जाएगा। दिमाग से इस बात को निकाल दें। आप इस बात को समझें कि अगर 38 नंबर के प्रश्न हैं तो मोटा मोटी लेकर के चलें, आपके पास 22 मिनट है। इस 22 मिनट से जितना ज्यादा समय आप देंगे दूसरे प्रश्न में उतना आपको घाटा होगा। इसको समझने की जरूरत है। तो इसलिए पहला मैसेज हमारा है, समय प्रबंधन की अहमियत को समझें। और इसका सबसे आसान सा तरीका है, एक तो प्रैक्टिस सेशन जो होता है उस प्रैक्टिस सेशन में इसको मेंटेन करें, और दूसरा एग्जामिनेशन हॉल में आप जा रहे तो पहले से डिसाइड कर लें कि इन इवन कंडीशन 22 मिनट से जैसे घड़ी की सुई आगे बढ़ेगी 30 सेकंड से 1 मिनट के अंदर हम वापस लौटेंगे। उस प्रश्न को कंक्लूड करके हम नए प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। और इस चीज को आपको रिलीजियसली फॉलो करना होगा। तो सिलेक्शन में समय प्रबंधन की अहमियत को समझें। दूसरा कंटेक्स्ट जो है वह दूसरा कंटेक्स्ट हमारा है वह क्या है? तो मेरी चर्चा हुई, पहला डायमेंशन हमने उठाया टाइम मैनेजमेंट को, और टाइम मैनेजमेंट को हमने ओवरऑल कंटेक्स्ट में देखा। दूसरा टाइम मैनेजमेंट का संदर्भ है स्टैटिस्टिक्स। अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 2 चीजों को निर्धारित कर लें। तरीका मैं बतला सकता हूं। पहली चीज जो है, अगर मतलब आप टाइम फ्रेम में स्टेट के प्रश्नों को सॉल्व करना चाहते तो उसमें प्रैक्टिस सेशन की भूमिका अहम होगी। घर पर जब स्टेट का आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो रिलीजियसली टाइम लिमिट को फॉलो करें। पता चला आधे घंटे के 23 मिनट 22 मिनट 23 मिनट के प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने के लिए पता चला आधे घंटे पौन घंटे ले रहे हैं और प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, तो हमें लग रहा है कि हमने जो है बहुत बड़ा तीर मार लिया है। इस बात को समझने की जरूरत है कि एग्जामिनेशन हॉल में आपको 22 से 23 मिनट के अंदर उस प्रश्न को सॉल्व करना है, और दूसरा एग्जामिनेशन हॉल में हमेशा एक प्रेशर वर्क करेगा।
उस प्रेशर में कई बार उलझने की संभावना होगी, और जैसे उलझेंगे आपकी परेशानियां बढ़ेंगी। दूसरी चीज, एक प्रैक्टिस सेशन की बात मैंने की। दूसरी बात जो मैं कहना चाहूंगा कि यह निर्धारित कर लें कि किसी भी स्थिति में स्टेट को 45 मिनट से ज्यादा समय नहीं देना है, चाहे वो सॉल्व हो या सॉल्व नहीं हो, नॉट मोर देन दैट। और तीसरी चीज, इस बात को ध्यान में रखना है कि एग्जामिनेशन हॉल में जैसे उलझने लगे स्टेट के प्रश्नों में, जैसे स्टेट के प्रश्नों में उलझने लगे, उलझने की स्थिति पैदा होती है, तो उलझने का सिंपल मतलब है कि दबाव काम कर रहा है, और उस प्रेशर के आगे आप बकल डाउन कर रहे हैं। उस प्रेशर की स्थिति में आपके लिए अपने नर्व पर अपने कंट्रोल को बनाए रखना मुश्किल हो रहा है। तो उसको एक बार उलझने लगे तो जितना सुलझाने की कोशिश करेंगे चीजें उलझती चली जाएंगी, इसलिए हम उसको वहीं पर ड्रॉप कर दें। तो ये तो टाइम मैनेजमेंट की बात मैंने की। अब टाइम मैनेजमेंट से आगे मैं बढ़ता हूं। अब दूसरा डायमेंशन जो इमर्ज करता हुआ आता, आप लोगों की बातों से जो लगा, अगर लास्ट ईयर के हिस्ट्री के प्रश्नों को देखें तो 64वीं बीपीएससी के प्रश्नों के कंटेक्स्ट में भी चर्चा की थी। लास्ट ईयर के प्रश्नों के कंटेक्स्ट में भी मैं कहना चाहूंगा, 64वीं बीपीएससी की तुलना में 65वीं बीपीएससी में हिस्ट्री सेक्शन से जो प्रश्न पूछे गए कंपैरेटिवली आसान है, क्योंकि दो प्रश्न जो हैं 65th बीपीएससी में वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। 1857 के रिवोल्ट पर जो प्रश्न है और वेस्टर्न एजुकेशन का बिहार में विस्तार पर जो प्रश्न है, दो प्रश्न जो हैं पाल कला और भवन निर्माण कला, और दूसरा प्रश्न स्वामी सहजानंद सरस्वती और किसान आंदोलन। तो अगर आप देखें तो भवन निर्माण पाल कला पर जो प्रश्न है उसमें टेल है बुद्धिस्ट इंपैक्ट, बौद्ध धर्म का प्रभाव, वह टेल पार्ट है। तो थोड़ा सा ये टेल पार्ट थोड़ा सा चीजों को टेक्निकल बनाता है। तो तीन प्रश्नों को फिर भी आप यहां मैनेज करने की स्थिति में है, थोड़े बहुत डैमेज के साथ। लेकिन रेस्ट तीन प्रश्न जो हैं, आप चंपारण सत्याग्रह करके जाते, आप स्वामी सहजानंद सरस्वती नहीं करके जाते, अधिक से अधिक कहे तो किसान आंदोलन करके जाते। प्रश्न है स्वामी सहजानंद सरस्वती और किसान सभा आंदोलन पर। यद्यपि स्वामी सहजानंद सरस्वती पर पहले एक बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं, लेकिन सामान्यतः हम या आप इसको ओवरलुक करते, तो ये थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण का सामाजिक आर्थिक चिंतन वाला जो प्रश्न है, राजेंद्र प्रसाद और राष्ट्रीय आंदोलन वाला जो प्रश्न है, बिहार में दलित आंदोलन वाला जो प्रश्न है, यह प्रश्न तो हवा नहीं लगने जा रहा। फिर भी मोर और लेस कहे तो हिस्ट्री सेक्शन 65th बीपीएससी का मैनेजेबल था। करेंट के कंटेक्स्ट में मैं कहूं तो करेंट सेक्शन से जो प्रश्न पिछली बार पूछे गए हैं, तो अगर उसमें आकर के देखें तो करेंट सेक्शन से पूछे जाने वाले प्रश्न भी 64वीं बीपीएससी की तुलना में थोड़े से आसान थे। लेकिन बीपीएससी के ओवरऑल ट्रेंड के कंटेक्स्ट में देखें तो परेशानियां करेंट सेक्शन में मौजूद थी। और इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सजेस्ट करना चाहूंगा आपको,
और इस मसले पर मैं सहयोग चाहूंगा आपसे। सहयोग यह चाहूंगा आपसे कि इससे पहले कि हम करंट तक पहुंचे, आप प्रीवियस ईयर के प्रश्नों के ट्रेंड को देखते हुए आप टॉपिक ग्रुप में सजेस्ट करें टेलीग्राम लिंक पर। और हमारी कोशिश होगी, क्योंकि यह संभव नहीं होगा कि सारे के सारे टॉपिक को हम करवावें, लेकिन हमारी कोशिश होगी कि आपके द्वारा जो टॉपिक सजेस्ट किए गए, स्पेशली न्यू ओरिएंटेशन वाले टॉपिक, हमारी कोशिश होगी जहां तक संभव हो सके, अगर वो वैलिड है तो हम उनको अपने क्लासेज के क्रम में कवर करें, ताकि एक कंफर्ट जोन निर्मित हो। और इसमें यहां पर समझे कि यह जो है कलेक्टिव एफर्ट होगा, यह कलेक्टिव एफर्ट होना चाहिए। कलेक्टिव एफर्ट, क्योंकि हर आदमी के सोर्स अलग अलग होते, हर आदमी के सोचने का तरीका अलग अलग होता है, और जब कई सारे सोर्स मिलते हैं, जब सोचने के कई सारे तरीके मिलते हैं, कई सारे माइंड एक जगह पर इकट्ठे होते, तो उसी स्थिति में एस्केप करने की संभावना जो होती है वो कम हो जाती है। करंट सेक्शन पर मैं कहना चाहूंगा, अपने ओरिएंटेशन को बदलें। आवश्यकता इस बात की है क्योंकि आईआर इस सेक्शन में अगर आप देखें तो इस सेक्शन में फ्लैक्चुएशन बहुत ज्यादा मिलेगा। आपको इकोनॉमी के रिलेटेड करंट भी प्रॉपरली कवर करना होगा, और शायद यही कारण है कि जब इकोनॉमी को मैं कवर कर रहा होता तो आप गौर कीजिएगा, हमेशा अपडेशन को भी साथ लेकर के चलता हूं। जब पॉलिटी को मैं डिस्कस कर रहा होता तो अपडेशन को साथ लेकर के चलता हूं, ताकि अगर वह अपडेशन आपके साथ है तो आप कंफर्ट फील कर सकेंगे, आप ईज महसूस कर सकेंगे। साथ ही अगर आपको लगता है कि छोटा बड़ा कोई टॉपिक अगर मिस कर रहा है जो आना चाहिए, तो आप उसको एड ऑन करने की स्थिति में होते। लेकिन यहां पर आपको, जैसे पिछले साल आप देखेंगे साइंस एंड टेक से, इस सेक्शन में साइंस एंड टेक से करीब करीब जो हैं 2 प्रश्न उठा करके पूछे गए, और ये दोनों प्रश्न जो हैं एप्लीकेशन पार्ट से। कभी इस सेक्शन में देखेंगे सारे के सारे प्रश्न इंटरनेशनल सेक्शन से उठा करके डाले जाते हैं, और इंटरनेशनल सेक्शन की बात कर रहा हूं तो वहां पर ध्यान रखेंगे, इंटरनेशनल रिलेशन की केवल नहीं बात कर रहा, इंटरनेशनल इवेंट की भी बात कर रहा। अमेजन फायर जो है वह बुश फायर और अमेजन फायर जो है वह इंटरनेशनल इवेंट है, जिसके व्यापक लार्जर कॉन्सिक्वेंसेज है। तो इस पर भी आपको नजर रहनी चाहिए। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के द्वारा जो रिपोर्ट जारी किए जाते, जैसे आपने देखा पिछले बार ही वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स पर उठा करके प्रश्न पूछा गया। इसके पिछले साल आप जाकर के देखेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट और यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट नेटवर्क सॉल्यूशन एसडीएसएन सॉल्यूशन नेटवर्क, इससे उठा करके प्रश्न पूछे गए। तो आपको एटलीस्ट वहां पर भी 8 से 10 रिपोर्ट को टारगेट करना होगा जो इंपॉर्टेंट है, जो महत्वपूर्ण है, ताकि ऐसे प्रश्न अगर उठा करके पूछे जा रहे हैं तो हम उसको रिस्पॉन्ड करने की स्थिति में हो सके। स्टैट पर हमने आपके साथ पहले ही चर्चा कर दी। स्टैट की समस्या को समझें। स्टैट की समस्या रियल उतनी नहीं है जितनी साइकोलॉजिकल है। स्टैट के साथ मनोवैज्ञानिक समस्या कहीं अधिक है। कहीं ना कहीं आपने मैथ को लेकर एक हैवॉक क्रिएट कर रखा है।
एक मनोवैज्ञानिक भय से आप ग्रस्त हैं। नहीं तो स्टैट में ऐसा कुछ नहीं पूछा जाता जहां पर कि साइंस के बच्चे को लीड हो और आर्ट के बच्चे वहां पर जो हैं पिछड़ जाएं, ऐसा नहीं है। स्टैट के जितने प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं डाटा इंटरप्रिटेशन पर पूछे जाते हैं, और डाटा इंटरप्रिटेशन में कैलकुलेशन की अहम भूमिका है। जोड़ घटाव गुना भाग, इससे बाहर कुछ भी नहीं है स्टैट में। तो इसको समझने की जरूरत है। तो अगर प्रॉब्लम साइकोलॉजिकल है तो रिस्पॉन्ड भी साइकोलॉजिकल होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर प्रीवियस ईयर के प्रश्नों में हम पॉलिटी की बात करें तो मैं यहां पर कहूंगा कि पॉलिटी सेक्शन के प्रश्न बीपीएससी के हमेशा से जो है एप्लीकेशन पर आधारित रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग पर आधारित रहे हैं, और वहां पर अपडेशन की जरूरत रही है। अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन और अपडेशन के बिना पॉलिटी सेक्शन से पूछे जाने वाले प्रश्नों के साथ आप जस्टिस करने की स्थिति में नहीं होंगे। कहीं पर आपको क्लास नोट्स या किसी भी मटेरियल में आपको एक जगह इकट्ठा ऐसा नहीं मिलेगा कि जो रट करके जाएं और एग्जामिनेशन हॉल में लिख दे। और इस अप्रोचेज के साथ अगर आप जाएंगे तो 40% से ऊपर बढ़ पाना आपके लिए बहुत ही मुश्किल होगा। जबकि वास्तविकता यह है कि मेंस देने वाले, मैं सारे बच्चों की बात नहीं कर रहा, लेकिन मेंस देने वाले 60% बच्चे, 60 से 70% बच्चे ऐसे हैं जिनको एक ट्रेडिशनल मटेरियल चाहिए, जिनको कोई कह दे कि इसको रट जाओ, राज्यपाल पर कुछ भी पूछे इस मटेरियल को डाल देना, राष्ट्रपति पर कुछ भी पूछे ये मटेरियल डाल देना, न्यायिक सक्रियता, न्यायिक पुनरावलोकन पर कुछ पूछे ये मटेरियल डाल देना। इस अप्रोचेस से आपको बचना होगा। और इकोनॉमी सेक्शन की बात अगर करूं तो निश्चित तौर पर इकोनॉमी सेक्शन के प्रश्न जो हैं वो पिछले 2 बार से थोड़े से परेशान करने वाले रहे हैं, क्योंकि ये प्रश्न एक तो ट्रेडिशनल नेचर के होते, दूसरा कई बार आप देखेंगे तो कई बार ये आउटडेटेड भी आपको लगेंगे, और तीसरी चीज कई बार अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन और अपडेशन। जैसे अगर आप देखें एसएमई पर जो प्रश्न पूछा गया उसके न्यू डेफिनेशन पर, और उसको आत्मनिर्भर भारत अभियान से जो लिंक किया गया, यह प्रश्न जो है अंडरस्टैंडिंग डिमांड करता है, एप्लीकेशन डिमांड करता है, अपडेशन डिमांड करता है। लेकिन बिहार के तीव्र आर्थिक विकास में मुख्य बाधाओं पर जो प्रश्न किया गया है और उनको कैसे दूर किया जा सकता, यह प्रश्न जो है ट्रेडिशनल नेचर का है लेकिन अंडरस्टैंडिंग पर आधारित है। जब तक कंप्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग नहीं है बिहार के ग्रोथ कंस्ट्रेंट को लेकर, और उस ग्रोथ कंस्ट्रेंट को कैसे दूर किया जाए उसको लेकर के, जब तक आपके पास कंप्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग नहीं है आप इसको नहीं लिख पाएंगे। आप इस प्रश्न के उत्तर को लिख करके आ जाएंगे, आपको लगेगा कि आपने बहुत अच्छा लिखा है, लेकिन जो आपका आंसर होगा वो कचरा होगा। जब इकोनॉमिक ग्रोथ कंस्ट्रेंट की आप चर्चा कर रहे होते तो वहां पर आवश्यकता इस बात की होती है कि उस ग्रोथ कंस्ट्रेंट को हम लार्जर पर्सपेक्टिव में देखें। वो केवल इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव तक सीमित नहीं रहेगा, उसका एक ग्रोथ कंस्ट्रेंट का एक सोशल पर्सपेक्टिव होगा, उस ग्रोथ कंस्ट्रेंट का एक एनवायरमेंटल इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव होगा, उस ग्रोथ कंस्ट्रेंट का एक ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव होगा। तो प्रश्न आपको ट्रेडिशनल दिख रहे हैं, लेकिन जब तक आपके पास ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग इस पर नहीं है आप इस प्रश्न के साथ जस्टिस करने की स्थिति में नहीं होंगे। अगर इस कंटेक्स्ट में देखें तो प्लानिंग पर जो प्रश्न पूछा गया,
इकोनॉमिक रिफॉर्म के भेज में रेलिवेंस ऑफ प्लानिंग पर जो प्रश्न पूछा गया, एट फर्स्ट ग्लांस देखें तो एट फर्स्ट ग्लांस ये प्रश्न इररिलेवेंट लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं प्लानिंग कमीशन को भंग करने और उसकी जगह पर नीति आयोग के गठन के साथ हम उससे काफी दूर निकल चुके हैं। लेकिन कहीं ना कहीं नीति आयोग उस रोल को प्ले करने में असमर्थ है, इनकैपेबल है। अब तक का अनुभव यही बतला रहा है। और उसके कंटेक्स्ट में देखेंगे प्लानिंग के रेलिवेंस की चर्चा एक बार फिर से शुरू हुई है। तो अगर करेंट के सिनारियो में जो एक बार फिर से प्लानिंग के रेलिवेंस की चर्चा आपको चर्चा से वाकिफ हैं, क्यों चर्चा हो रही, तो उस स्थिति में आप उसको बेटर तरीके से रिस्पॉन्ड कर सकते। क्लोज इकोनॉमी में प्लानिंग का क्या रोल होता, ओपन इकोनॉमी में प्लानिंग का क्या रोल होता और किस प्रकार प्लानिंग का नेचर बदलता है, जब तक इसकी कंप्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग आपके पास नहीं है, आप इस प्रश्न को रिस्पॉन्ड करने की स्थिति में नहीं होंगे। लास्ट 3 डिकेड के दौरान प्रश्न इंडियन एग्रीकल्चर पर जो पूछा गया है, तो लास्ट 3 डिकेड के दौरान एग्रीकल्चरल ग्रोथ और प्रोडक्टिविटी के जो ट्रेंड रहे हैं वहां से प्रश्न उठा करके पूछे गए, और फिर बिहार स्पेसिफिक टर्न उसको दिया जा रहा है और यह पूछा जा रहा है कि यहां पर उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए क्या किया जाना चाहिए। यह भी जो है वह बिहार की एग्रीकल्चरल इकोनॉमी की कंप्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग को डिमांड करता है। अगर वह अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि आप उसके साथ जस्टिस करने की स्थिति में होंगे। रही बात साइंस एंड टेक की, तो साइंस एंड टेक सेक्शन में अगर आप जाकर के देखें तो साइंस एंड टेक में जो भी प्रश्न पूछे जा रहे आप देखेंगे तकनीक से कम और उस तकनीक के प्रयोग से, एप्लीकेशन से ज्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। लेकिन यहां पर एक व्यावहारिक समस्या समझे, जब तक आप तकनीक से वाकिफ नहीं होंगे तब तक उसके एप्लीकेशन से वाकिफ नहीं हो सकते। तो आपका ध्यान इस बात पर होता कि प्रश्न एप्लीकेशन बेस्ड पूछे जा रहे हैं, तकनीक की कोई जरूरत ही नहीं है। और जब तक तो फर्स्ट ग्लांस यह सही लगता, लेकिन जब तक आप तकनीक से परिचित नहीं होंगे, उसके साथ सहज नहीं होंगे, तब तक उसके एप्लीकेशन को फोकस कर पाना और उसके एप्लीकेशन को समझ पाना आपके लिए मुश्किल होगा। दूसरा अगर देखें तो आप यह पाएंगे साइंस एंड टेक में पिछले कई वर्षों से जो ट्रेंड है, इंडिया जिस प्रकार की चुनौतियों का सामना कर रहा है, भारत जिस प्रकार की चुनौतियों का सामना कर रहा है, उन चुनौतियों को रिस्पॉन्ड करने में साइंस एंड टेक का क्या रोल हो सकता। दूसरा, इसी को दूसरे शब्दों में कहें तो उन चुनौतियों को रिस्पॉन्ड करने के क्रम में जो स्ट्रैटेजी डिजाइन की जा रही है, जो प्रोग्राम डिजाइन किए जा रहे हैं, जो स्कीम डिजाइन किए जा रहे हैं, उसमें साइंस एंड टेक का क्या रोल हो सकता। मेक इन इंडिया के कंटेक्स्ट में प्रश्न को देखें। अगेन अगर आप जाकर के देखें, पॉपुलेशन इंक्रीज, हायर हेल्थ रिस्क नहीं, उसके बाद अगर आप जाकर के देखें घटते हुए डिग्रेडेड नेचुरल रिसोर्सेज और ड्विंडलिंग फार्मलैंड, ये 4 चैलेंजेज हैं जिस चैलेंजेस को करेंटली इंडिया फेस कर रहा। तो इन चारों चैलेंजेस को रेस्पॉन्ड करने में साइंस एंड टेक का क्या रोल हो सकता, क्या वैज्ञानिक प्रयास किए जा रहे हैं या क्या वैज्ञानिक प्रयास आपकी नजरों में किया जाना चाहिए। अगेन आप जाकर के देखें, नेचुरल कैलेमिटी पर, बाढ़ और सूखा पर प्रश्न पूछा गया और नेचुरल कैलेमिटी के कंटेक्स्ट में डिजास्टर मैनेजमेंट में साइंस एंड टेक का क्या रोल हो सकता है, प्रश्न यहां से उठा करके पूछा गया और आपसे पूछा गया कि विथ एग्जांपल इन बातों को बतलाएं। नहीं, कोविड ने जो एम्प्लॉयमेंट चैलेंजेस क्रिएट किए और जो ग्रोथ कंस्ट्रेंट क्रिएट किए हैं, उसको रिस्पॉन्ड करने में साइंस एंड टेक का क्या रोल हो सकता। तो क्या आपको लगता है कि बिना लार्जर कंटेक्स्ट में बात करूं
तो क्या आपको लगता है कि तकनीक और प्रौद्योगिकियों की समझ के बिना वर्तमान संदर्भ में तकनीक और प्रौद्योगिकी के विकास की दिशा क्या है, बिना इसको समझे क्या आपको लगता है इस चीज को प्रॉपरली रिस्पॉन्ड किया जा सकता है? तो मेरे कहने का मतलब यह कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो मेंस दे रहे होते, उसकी तैयारी कर रहे होते, उनका अप्रोच ट्रेडिशनल होता है। अधिकांश कोचिंग संस्थान उनका अप्रोच ट्रेडिशनल होता है, क्योंकि जैसे एप्लीकेशन और अपडेशन की ओर वो बढ़ेंगे, वो एडिशनल मेहनत डिमांड करेगा, लेकिन एग्जामिनेशन की रिक्वायरमेंट वहीं से पूरी होनी है। तो कहीं ना कहीं आप देखें, जीएस पेपर का नेचर डायनामिक होता है, और जीएस पेपर के डायनामिक नेचर को रिस्पोंड करने के लिए डायनामिक पर्सनालिटी की जरूरत है। अभी सुबह से अभी तक जितने लोगों से बात हुई है, उनमें एक और बात सामने आई, सर मुझे लगता है कंटेंट की कमी रह गई। बंधु, कंटेंट मार्किंग पैटर्न में कंटेंट की भूमिका बहुत छोटी होती है। क्या लिख रहे हैं से ज्यादा महत्वपूर्ण यह होता जो पूछा जा रहा है वह लिख रहे हैं या नहीं, और कैसे लिख रहे हैं। हाउ यू आर राइटिंग मैटर्स मोस्ट, इसको समझने की जरूरत है। तो एक्यूरेसी कंटेंट के लेवल पर होनी चाहिए, एक्यूरेसी प्रेजेंटेशन के लेवल पर होनी चाहिए। और अगर इस एक्यूरेसी को मेंटेन करते, अगर आपका आंसर ऑर्गेनाइज्ड होता, अगर आपके आंसर में फ्लो होता है, अगर आपका आंसर जो है वह कॉम्पैक्ट होता है, तो कंटेंट अगर थोड़ा सा 19 भी हो तो थोड़ा सा कम कंटेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर के थोड़ा सा कमजोर होने के बावजूद आपको बेहतर अंक मिलेंगे। आप इस बात को समझें, इस चीज को समझने की जरूरत है। अब अगर देखें एक और बिंदु जिसको मैं इंडिकेट करना चाहूंगा, आप में से जितने लोगों से मेरी बात हुई, आपने अपने ऑप्शनल की चर्चा से परहेज किया। आपको कहीं पर यह नहीं लगा कि आपके नहीं होने में ऑप्शनल की भी कोई भूमिका है। अगर आप जाकर के देखें ऑप्शनल का क्या रोल है जीएस के पेपर में, 300 आउट ऑफ 600 ये जीएस में अच्छे मार्क्स इस बार के कंटेक्स्ट में बहुत अच्छे कह रहा हूं। ऑप्शनल के कंटेक्स्ट में देखें तो ऑप्शनल में 180 300, ऑप्शनल का जो 180 मार्क्स है, अगर इसके कंटेक्स्ट में बात करूं तो ये जीएस में इस बार 270 280 जा रहा है। आप देखें कितना मार्जिन क्रिएट हो रहा, जबकि जब से ऑप्शनल में एक पेपर किए गए हैं, ऑप्शनल को लोगों ने लाइटली लेना शुरू किया है, और ऑप्शनल को लाइटली लेने के कारण परेशानियां बढ़ रही। आप ये तो देख रहे होते कि मैथ्स में टॉपर को 278 मार्क्स, आप ये तो देख रहे होते मैथ्स में जमकर के मार्क्स दिए गए। निश्चित तौर पर वहां पर स्केलिंग होनी चाहिए, अगर स्केलिंग नहीं होगी तो लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट नहीं होगा। लेकिन एक दूसरे पहलू की ओर क्यों नहीं सोचते आप? क्या आप ऑप्शनल के साथ जस्टिस कर रहे हैं? क्या ऑप्शनल को आप उतनी गंभीरता से ले रहे हैं जितनी गंभीरता से जीएस को ले रहे?
और अगर आप ऑप्शनल को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं तो उस स्थिति में परेशानियां तो आपकी बढ़ेगी ही। अगर इंटरव्यू ऑप्शनल को गंभीरता से लेते और इंटरव्यू देने की स्थिति में होते तो इंटरव्यू देने से पहले बाहर चले जाएंगे। अगर फाइनल सिलेक्शन की स्थिति में होते तो इंटरव्यू देकर के संतोष करना पड़ेगा। अगर बेटर रैंक और बेटर सर्विसेज को डिजर्व आप कर रहे होते और वह आपको मिल सकता था अगर आपने ऑप्शनल को फोकस किया होता, तो ऑप्शनल को अवॉइड करने के कारण आपको लोअर रैंक से परहेज करना होगा, उस सर्विसेज से परहेज करना होगा जिस सर्विसेज को शायद आप पसंद नहीं करते। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि यह एक अपॉर्चुनिटी है। 65th बीपीएससी के मेंस के रिजल्ट का आना एक अपॉर्चुनिटी है उनके लिए भी जिनका सिलेक्शन हुआ ही, जो इंटरव्यू देने जा रहे, और उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी है जो लिस्ट में जगह बना पाने में सफल नहीं रहे, उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी। और हमारे लिए भी अपॉर्चुनिटी है कि इस रिजल्ट के बहाने एक बार फिर से हम डिस्कस करें, एक बार फिर से इस पहलू पर विचार करें कि हमारी ये स्ट्रैटेजी सही है या नहीं, हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं या नहीं, हमें किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए, हमें किन किन चीज़ों को फोकस करना चाहिए। तो एक मोटा मोटी मैंने आइडिया देने की कोशिश की। आज अब मैं यहीं पर रुकूंगा। कल हमारी आपके साथ चर्चा जो हुई वह सांप्रदायिकता और विभाजन के ऊपर होगी। थैंक्स अ लॉट।